हाय नमस्कार, वेलकम टू केमिस्ट्री क्योर। और आज हम नया चैप्टर लेंगे, नई यूनिट लेंगे यहाँ पे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। तो देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से विभिन्न वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने एक एटम जिसको नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है उसके अंदर झांकने की कोशिश की है और हमारे सामने उसको रखा है कि एक एटम के अंदर क्या क्या होता है। तो इससे पहले देखिए प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने मैटर की बात की और मैटर के अंदर हमने बात की कि क्या एक मैटर की स्ट्रक्चर की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो किस तरह से डिस्क्रीट यूनिट की अगर बात करते हैं तो एटम के बारे में भी हमने थोड़ी जानकारी ली। और अगर बैक में जाएंगे एटम्स की तो हमारे जो साइंटिस्ट हुए हैं, महर्षि कणाद साहब ने परमाणु की संकल्पना हमारे वेदास के माध्यम से दी। उसके बाद एक साइंटिस्ट हुए जो डेमोक्राइटस ने जो नाम दिया एटम ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रीक वर्ड एटोमियो के आधार पर उन्होंने कहा कि ये इंडिविजिबल होता है ना। और उसके बाद डाल्टन साहब आए और डाल्टन साहब ने एक फुल प्रूफ एटॉमिक थ्योरी लेकर के आए वो, और कहा कि एटम जो है वो एक अल्टीमेट पार्टिकल होता है ना, इंडिविजिबल होता है। उसके बाद लेकिन देखिए उस समय किसी ने भी प्रॉपर तरीके से एटम के बारे में तो बातें कही गई, लेकिन एटम के अंदर वास्तविकता में क्या है, अंदर क्या एटम के अंदर भी कुछ है या नहीं है, इस चीज़ को लगभग एंड ऑफ द 19th सेंचुरी किसी ने इस बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन जैसे जैसे केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज बढ़ता गया है वैसे वैसे आपको पता है साइंटिस्ट नई नई चीज़ें सामने लेके आते हैं। तो वही काम हमारे एटम के संदर्भ में भी हुआ और बहुत सारे साइंटिस्ट ने एटम के अंदर झांकने की कोशिश की, है ना, कि वास्तविकता में एटम्स के अंदर भी क्या कुछ और होता है क्या, है ना। और फिर उनकी इसी प्रयासों की वजह से, जैसे कुछ नाम अगर हम लें तो माइकल फैराडे साहब हैं, है ना, जे थॉमसन साहब हैं, माइकल फैराडे हो गए, जे थॉमसन, विलियम क्रूक्स हैं, इसी जेम्स चैडविक है ना, गोल्डस्टीन है। ये ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के अंदर भी और कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल जिनको कहेंगे, है ना, उनके बारे में हमें जानकारी दी, उनके एग्जिस्ट होने की, कि एटम के अंदर भी ये पार्टिकल होते हैं। और उनमें से जो 3 पार्टिकल होते हैं, हालांकि बहुत सारे पार्टिकल्स की खोज की जा चुकी है आज, लेकिन जो 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको कहा जाता है फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, आधारभूत पार्टिकल्स होते हैं। तो उन पार्टिकल्स की खोज किस तरह से हुई है ना, एटम्स के अंदर, और एटम के अंदर उनका एग्जिस्टेंस, मतलब उनकी पोजीशन क्या रहती है एटम के अंदर, उस बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम एक एटम के अंदर बैठे होंगे। देखिए अंदर उसके क्या है वो चीज़ हम स्टडी कर रहे होंगे, है ना। तो सबसे पहले जो काम हुआ है एटम की स्ट्रक्चर के संदर्भ में, उसको जानने के लिए हम देखिए माइकल फैराडे साहब से शुरू करना चाहेंगे कि माइकल फैराडे ने सबसे पहले ये बताया कि जो मैटर होता है उसकी नेचर या जो उसकी जो प्रकृति है वो इलेक्ट्रिकल होती है ना। इलेक्ट्रिकल होने का मतलब, या यूँ कहें कि जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रकृति है वो पार्टिकुलेट टाइप की होती है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिकल जो है उसके भी इलेक्ट्रिसिटी है वो भी डिस्क्रीट पार्टिकल्स के अंदर चलती है, ऐसा हम कह सकते हैं। पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ पार्टिकल। तो जब वे फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट किए कि अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट के मोल्टन स्टेट के अंदर या उसके सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जैसे NaCl के सॉल्यूशन से या मोल्टन स्टेट के अंदर NaCl के पिघली हुई अवस्था के अंदर अगर हम
विद्युत का प्रवाह करते हैं तो आपको पता है कि जो कैटायन है वो कैथोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होता है, और जो एनायन है यानी NaCl की बात करें तो क्लोराइड जो है वो हमारे एनायन एनोड के ऊपर जाकर के डिपॉजिट होता है, यानी अपने से विपरीत आवेशित वाले जो इलेक्ट्रोड होते हैं वहाँ पर जाकर के वो या तो गैस है तो लिबरेट हो जाती है, या कोई मेटल है तो वो डिपॉजिट हो जाता है ना। तो फैराडे साहब ने इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल रिएक्शन हो रही है, मतलब कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो एक केमिकल रिएक्शन हो रही है भाई, इसी वजह से वो आयंस जो है वो डिपॉजिट हो रहे हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं या दे रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो फैराडे साहब ने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी वो आपके एक पूल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो स्ट्रक्चरल जो फंडामेंटल चीज़ होती है वो होती है एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बोला उन्होंने, क्या बोला कि इलेक्ट्रिसिटी पास क्यों हो रही है, एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ पार्टिकल्स हैं, उन्होंने ये कहने की कोशिश की वहाँ पे, एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। फिर एक साइंटिस्ट हुए हैं जी.जे. स्टोनी। तो जी.जे. स्टोनी ने क्या कहा कि ये जो एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं इनको इलेक्ट्रॉन उन्होंने नाम दिया, कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसकी वजह है जो भी पार्टिकल हैं उनको क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रॉन नाम या इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रिसिटी नाम, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो एटम्स यानी एटम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो नाम वास्तविकता में है वो क्या हमारे जी.जे. क्रूनी साहब इन्होंने दिया, ठीक है भाई। तो ये बात प्रूव करती है कि मैटर की जो नेचर है वो इलेक्ट्रिकल नेचर होती है, या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिसिटी की जो नेचर है वो पार्टिकुलेट नेचर की होती है ना। तो दोनों बातें हैं एक दूसरे की सेम ही है, बराबर ही है। तो ये फैराडे साहब ने सबसे पहले इस तरह का काम हमारे सामने रखा, यानी उन्होंने एटम के अंदर भी कुछ है ये बात बताने की कोशिश की है सबसे पहले। उसके बाद देखिए बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये तीन जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कह रहे हैं हम, उनकी डिस्कवरी हुई है। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई है ना, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से हमारे जो साइंटिस्ट हैं फैराडे साहब और एक साइंटिस्ट हैं विलियम क्रूक्स, इन्होंने क्या किया, एक ग्लास की ट्यूब ली, एक बहुत ही सॉलिड ट्यूब, एक हार्ड ट्यूब, है ना, लगभग आप यूँ कहें कि 60 सेंटीमीटर की ट्यूब इन्होंने ली। 60 सेंटीमीटर का मतलब लगभग 2 फीट की ट्यूब हम कह सकते हैं। बहुत ही हार्ड ट्यूब थी वो, आसानी से वो मतलब टूटने वाली ट्यूब नहीं थी, और उसके अंदर उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया कि वैक्यूम क्रिएट किया जा सकता है, यानी प्रेशर उसमें कम ज़्यादा किया जा सकता है। और उस ट्यूब के उसको कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब, क्योंकि हम देखेंगे कि उस ट्यूब के अंदर जो 2 धातु के इलेक्ट्रोड लगाए गए, है ना, और वो धातु के जो इलेक्ट्रोड होते हैं आपको पता होना चाहिए कि एक कैथोड और एक एनोड होता है ना भाई। और वो कैथोड और एनोड जो है वो एक बहुत ही हाई वोल्टेज बैटरी के साथ है, जिससे हम जिससे वो 1000 वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से उस ट्यूब के अंदर दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो इस तरह की ट्यूब होती है एक, जिसके अंदर ये 2 मेटल के इलेक्ट्रोड हैं, ठीक है भाई, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ा गया है। देखिए ये कैथोड है, ये एनोड है, ये आपके मेटल के बने हुए हैं, और इस ट्यूब के अंदर एक इनर्ट गैस भरी जाती है ना, जिसकी हमें स्टडी करनी होती है, या जो अंडर कंसिडरेशन है हम कह सकते हैं। तो जैसे हीलियम या नियॉन है ना, आर्गन है, ये गैसेज जो रिएक्ट नहीं करें, मतलब आपस में जो पार्टिकल्स हैं इनके, तो वो इसके अंदर भरी जाती है, ठीक है जी।
तो इस ट्यूब के माध्यम से इन्होंने हमारे सामने कुछ ऑब्जर्वेशन रखे और उनके आधार पर फिर जो निष्कर्ष निकल के आएगा, कंक्लूजन निकल के आएगा, वो हमारे इलेक्ट्रॉन की तरफ इशारा करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की खोज की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ से। तो इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया, एक गैस को फिल किया है ना, और इसको एक हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ दिया है। तो अब अगर नॉर्मल प्रेशर लेते हैं हम, तो नॉर्मल प्रेशर के अंदर आपको पता है जो इनर्ट गैसेज होती हैं उनमें कोई वो इलेक्ट्रिसिटी उनमें से पास नहीं होती है, भले ही हम कितना ही वोल्टेज यहाँ पे लगा दें। अगर मान लीजिए 1 atm प्रेशर है, एक वायुमंडल दाब है, तो उस गैस में कोई हलचल वहाँ पे नहीं होगी, उसमें से कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो पहला ऑब्जर्वेशन यही लिया गया कि अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल प्रेशर, नथिंग इज ऑब्जर्व्ड इवन बाई अप्लाइंग हाई वोल्टेज। वोल्टेज हम चाहे कितनी भी बढ़ा दें तो कुछ भी वहाँ पे ऑब्जर्व आपको नहीं मिला है। इसका मतलब क्या है कि गैस डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिक करंट। ये जो गैस भरी गई थी इसके अंदर, उसके अंदर से कोई भी करंट पास नहीं हो रहा है नॉर्मल प्रेशर के अंदर। उसके बाद क्या किया गया, उस ट्यूब के अंदर यहाँ से हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे, रिड्यूस करेंगे, है ना, वैक्यूम क्रिएट करेंगे। तो अगर प्रेशर को रिड्यूस करते हुए हम क्या, जो साइंटिस्ट है वो 10⁻⁻² atm तक ले आए, तो उस कंडीशन में क्या पाया गया कि कैथोड से, है ना, कैथोड से एनोड की तरफ, है ना, क्या है, लाइट का इमिशन हुआ है। कि ऐसे प्रतीत हो रहा है कि इस रिड्यूस्ड प्रेशर के ऊपर कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेडिएशंस या कुछ लाइट वेव्स जा रही है ना। ऐसा क्या लगा है अभी एक्सपेरिमेंट में, ऐसा देखा गया कि प्रेशर इनसाइड द ट्यूब अगर हम 10⁻⁻² करते हैं तो द गैस इज़ फाउंड टू इमिट लाइट। कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो गैस थी अंदर, उसमें से लाइट निकलती हुई और इधर चलती हुई प्रतीत हो रही है। इसका मतलब ये जो गैस के पार्टिकल्स थे उसमें से उसके साथ कुछ न कुछ टकराया है, जिसकी वजह से उस गैस में से भी कुछ लाइट निकलती हुई प्रतीत हो रही है। ओके। और अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाता है 10⁻⁻⁴, है ना, 10⁻⁻⁴ atm तक अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दिया गया तो क्या पाया गया कि जो लाइट की तीव्रता थी, इसकी जो इंटेंसिटी थी, एनोड, ये कैथोड से जो एनोड की तरफ एक स्ट्रीम हमें दिखाई दे रही थी, उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ और एनोड के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हम बैटरी से कोई लाइट मार रहे हैं। यानी वहाँ पे एक फ्लोरेसेंस जिसको बोला गया है ना। फ्लोरेसेंस का मतलब एक जैसे बैटरी की लाइट लगाते हैं ना तो चीज़ें चमकती हैं, तो ऐसे एक चमक यहाँ पे पैदा होती है ना, इस एनोड की तरफ। कब, जब आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया और 1000 आपका वोल्ट है वो वोल्टेज वहाँ पे अप्लाई कर ही रहे हैं। तो और फिर अगर एक एनोड के अंदर एक छेद कर दें छोटा सा और पीछे उसके अगर जिंक सल्फाइड की एक सिल्ट रख दें, एक जिंक सल्फाइड की एक प्लेट रख दें, तो उस जिंक सल्फाइड की प्लेट के ऊपर स्पॉट बन रहे हैं। स्पॉट, लाइट स्पॉट ऐसे बन रहे हैं, निशान बन रहे हैं। और ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ पे कुछ स्ट्राइक हो रहा है। इसका मतलब जो कैथोड से एनोड की तरफ ये जो रेडिएशन आ रही है, ये स्ट्राइक होने का मतलब क्या है, फिर वो पार्टिकल है। इनकी नेचर कैसी है, पार्टिकल टाइप की नेचर है, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ठीक है। तो ये जो रेज यहाँ से कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ निकल रही है, इनको कैथोड रेज बोला गया। कौन सी रेज, कैथोड किरणें, कैथोड किरणें बोला गया इनको। और कैथोड किरणों की जो प्रकृति है वो इनसे, ये इस एक्सपेरिमेंट से पता चल रही है कि उसकी जो नेचर है वो कैसी है भाई, कि एक तो वो पार्टिकुलेट नेचर की यानी कणीय प्रकृति की वो है ना, ये पता चल रहा है इस नेचर से। ठीक है। उसके बाद अगर इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट रखा, तो इस ऑब्जेक्ट के पीछे एक इसकी शैडो बन रही है, छाया बन रही है ना। तो छाया कब बनती है, यानी इसके अंदर प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसलिए वो छाया बन रही है, फ्लो, है ना। तो ये क्या बात प्रूव करता है कि
इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हम डिसाइड कर सकते हैं फिर कि कैथोड रेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी यहाँ पे छाया क्यों बनी, क्योंकि ये कैथोड रेज है वो एक स्ट्रेट लाइन में गमन कर रही है ना, इसलिए इनके पीछे क्या बन रही है इसकी, जैसे यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ से लाइट लग रही है तो मेरे पीछे मेरी छाया बन जाएगी, वही बात यहाँ पे है। तो यहाँ से ये प्रूव हो रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है यहाँ पे इस ट्यूब की, कैथोड रे अंदर की जो ट्यूब है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसा किया जाए कि ये एक मान लीजिए पंखा है ना, और उस पंखे की एक साइड से, इस तरह से पंखा है, पंखे की एक साइड से अगर कैथोड रेज पास करते हैं तो ये पंखा घूमने लगता है ना। तो ये पंखा अगर घूमने लग रहा है, इसका मतलब यहाँ से कुछ स्ट्राइक हो रहा है उस पंखे के साथ, इसलिए वो पंखा जैसे अपना वो चलता है, ऊपर से पानी गिराते हैं तो टरबाइन घूमता है, एक साइड अगर पानी गिर रहा है, तो वही बात अगर यहाँ पे एक पंखा है और इस पंखे की एक साइड अगर इस तरह से कैथोड रे टकरा रही है तो वो अगर बहुत हल्का है तो वो घूमने लग जाता है। और ये भी क्या प्रूव करता है कि कैथोड रेज जो है वो पार्टिकुलर यानी कणीय प्रकृति की होती है भाई, है ना। ये इस घूमने की वजह से हम कह सकते हैं कि इनकी जो नेचर है, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, यानी ये मटेरियल पार्टिकल से बनी होती है। अगर कैथोड रेज के रास्ते में हम एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड रख दें, धातु से बना हुआ एक और इलेक्ट्रोड पॉजिटिव नेगेटिव करके अगर रख दिया जाए तो कैथोड रेज जो है वो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ झुक जाती है, यानी उसकी तरफ वो आकर्षित होती हैं, अट्रैक्ट होती है ना। अगर उसके सामने एक एनोड और कैथोड, है ना, एनोड और कैथोड जैसा एक धातु का बना एक बाईपोल रख दें तो वो किसकी तरफ मुड़ेंगी, पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो झुक जाती है, जो ये बात सिद्ध करता है कि कैथोड रेज के ऊपर चार्ज भी है और वो चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है वो, नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज के बारे में जानकारी हमें दे रही है। इसके अलावा अगर कैथोड रेज हीटिंग इफेक्ट, यानी ये किसी चीज़ को गर्म भी करती है ना, इसके सामने व्हेन दीज रेज आर मेड टू स्ट्राइक ऑन ए मेटल फॉयल, है ना, तो ये गर्म हो जाती है। अगर ये एक धातु की पतली चद्दर पे टकराएंगी तो वो धातु की पतली चद्दर क्या हो जाती है, अभी गर्म हो जाती है। इसका मतलब ये हीटिंग इफेक्ट भी रखती है ना। और फिर इनसे कैथोड रेज को बाद में फिर एक्स रेज भी बोला गया है इनको, इन्हीं से एक्स रेज प्रोड्यूस होती है, जो आपकी इनर्ट गैस है ना। तो उसके बेसिस पे एक्स रेज की स्टडी हम आगे करेंगे कि क्या एक्स रेज क्या होती हैं, ठीक है। तो कैथोड रे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, और जिस गैस के थ्रू ये, जैसे अपने यहाँ पे इनर्ट गैस भरा था, उसके थ्रू अगर ये पास हो रही है हाई वोल्टेज के ऊपर और बहुत रिड्यूस प्रेशर पे, तो वो गैस स्वयं आयोनाइज हो जाती है, यानी उस स्वयं गैस में से भी फिर रेज निकलने लगती है, ठीक है। तो ये सारी बातें देखिए, जितनी भी बातें यहाँ पे हम कर रहे हैं, है ना, वो सब ये बताती हैं कि जो कैथोड रेज निकल रही हैं उनके ऊपर एक तो चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है ना। ओवरऑल अगर कंक्लूजन की बात करें हम, तो कैथोड रेज के ऊपर कैसा चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज है। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव पोल की तरफ आकर्षित हो रही है। दूसरी बात, इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, पार्टिकल टाइप की प्रकृति है, यानी ये रेज तो है वो ठीक बात है ना, लेकिन इसके साथ साथ ये क्या है, कणीय प्रकृति भी रखती है, यानी ये पार्टिकुलर नेचर भी है, ठीक है। तो ये दो ऐसे गुण हैं जो कैथोड रेज में पाए जाते हैं, और यही पार्टिकल्स, है ना, जो कैथोड रेज हैं उनको कहा गया इलेक्ट्रॉन। क्या कहा गया भाई, इलेक्ट्रॉन। और ये नाम किसने दिया था, जी.जे. स्टोनी ने ये नाम दिया था। तो इस तरह से देखिए कैथोड रे ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट है, इसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इसी कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या होती है, अभी इलेक्ट्रॉन की खोज होती है, कैथोड रेज की खोज होती है। और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसका इलेक्ट्रॉन का मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।
जे थॉमसन ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास का रेशियो, है ना, चार्ज टू मास रेशियो, E/m रेशियो जिसको कहा जाता है, वो हमारे सामने रखा। और फिर उसके आधार पर फिर एक और साइंटिस्ट हुए हैं मिलिकन। तो मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है ना, वो हमारे सामने रखा। फिर हम चार्ज टू मास रेशियो जो थॉमसन ने दिया उसके और मिलिकन के चार्ज जो उन्होंने दिया उसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉन का मास निकालेंगे। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉन की खोज इस तरह से होती है। और इलेक्ट्रॉन की खोज होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे कि प्रोटॉन की खोज कैसे होती है ना, और न्यूट्रॉन की खोज कैसे होती है, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। और फिर बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एक एटम के अंदर पोजीशन क्या होती है। दैट इज़ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हालांकि पोजीशन की कोई बात यहाँ पे नहीं की जा रही है ना। यहाँ पे सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ये जो कैथोड है वहाँ से कुछ पार्टिकल्स या कुछ रेज निकल रही हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, जिनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और उसकी पार्टिकल नेचर है ना, और उसके अंदर हीटिंग इफेक्ट भी है ना। तो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की। और इन पार्टिकल्स को नाम क्या दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। किसने दिया, जे स्टोनी ने दिया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज होती है। हालांकि श्रेय सारा फिर मिलता है जे थॉमसन को, क्योंकि उन्होंने बाद में इसके अंदर और कुछ एडिशन किया है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए इतना ही। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इस तरह से डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, वीडियो देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप वीडियो देख रहे हैं और मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं तो इस चैनल को फॉलो करते रहें और प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करें, एनवायरनमेंट की रक्षा करें, हमारी धरती की रक्षा करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।